लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, ऑल फॉल जो वीडियोज़ होती है उनको तो फौरी तौर पर लाइक मिल जाता है। लेकिन एक टीचर जब आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपको पता है एक सवाल हल करने में कितना टाइम लग जाता है। आपकी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व होती है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपके पूरे पूरे चैप्टर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो टीचर को एक लाइक तक नहीं मिलता। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना होगा या ना करना होगा वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेकिन वीडियो को, एक टीचर को जो आपके लिए मेहनत करता है, उसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब हम एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं। 12.3 करने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसको अगर आपने तम्मल से समझ लिया तो समझिए आपकी एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। तो पहला कंसेप्ट है भाई हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इसको हम एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। आपके पास है जी एक डाइस, एक है जी कॉइन, ठीक है जी। जब आप दोनों को फेंकेंगे तो डाइस पर जो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, या 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। ओके जी। जब आप कॉइन को ही फेंकेंगे तो कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पहला इवेंट मैं ले लेता हूँ कि डाइस पर जो है वो 6 आ जाए, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1। दूसरा इवेंट मैं ले लेता हूँ बी, के जो कॉइन पर जो है आपका हेड आ जाए। मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आपने समझना है, ठीक है जी। पॉइंट इवेंट ए है आपके पास 6, ओके, के डाइस पर आपका 6 आ जाए और कॉइन पे आपका हेड आ जाए। दोनों की आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, देखिए इवेंट ए हमारे पास क्या है जी 1, ओके। सैंपल स्पेस क्या है जी, डाइस का 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है जी, हेड है, एक दफा हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ओके। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/6 आई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है जी 1/2, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब मैं कहता हूं कि डाइस पर जो है आपका 6 नहीं आया, वो आपका आ गया है 2। तो क्या जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा? वो तो आपका हमेशा 1/2 रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इवेंट ए यानी कि 6 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, वो आपके पास आ गया है 3, तो क्या इवेंट बी यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। इसी को भाई आप कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें एक इवेंट जो है दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर किसी भी तरह का फर्क ना डाले, किसी भी तरह का फर्क ना पड़े, उसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जैसे कि इवेंट ए 6 आए या ना आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, 1/2 रहेगी, ओके। अब जो है इंडिपेंडेंट इवेंट की समझ आ गई। अब आ जाते हैं जी डिपेंडेंट इवेंट पे। डिपेंडेंट इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोगों ने डिटेल से समझना है, ठीक है। अब डिपेंडेंट इवेंट के लिए हम एक छोटी सी एक मिसाल लेते हैं। आपके पास एक बैग है और उसके अंदर आपने 5 बॉल रखी हैं और 3 बॉल जो है आपकी रेड हैं, 2 बॉल जो है आपकी ब्लू हैं, तो ठीक है जी। टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगा, रेड 3 है, ब्लू आपके पास 2 है, तो सैंपल स्पेस आपके पास आ जाएगा 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बैग में से आपने एक रेड बॉल निकाली है, तो इवेंट क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि रेड बॉल हमारे पास 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 3/5, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं जब आपने ये एक रेड बॉल निकाल लिया ना, उसको वापस आपने नहीं रखा, इसको आप कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने उसको वापस नहीं रखा, तो जब आपने वापस नहीं रखा तो टोटल आपके पास कितनी बॉल रह गई हैं, 4 बॉल रह गई हैं। अब इन 4 बॉल में से आपने एक और बॉल निकाल ली और वो बॉल भी आप कह लें कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो। अब देखें, अब फर्क आया है। अब आपने क्या किया, बॉल को वापस नहीं रखा, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट इसको कहते हैं। अब जो है इवेंट में फर्क आएगा, प्रोबेबिलिटी में फर्क आएगा। अब क्या होगा, रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अब आपका सैंपल स्पेस भी चेंज हो जाएगा और इवेंट भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड बॉल लिखेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखेंगे, यानी कि बॉल को आपने वापस नहीं रखा। तो भाई नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे, अब रेड बॉल कितनी रह गई है आपके पास, 2 रह गई हैं, तो 3 - 1 कर लेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सैंपल स्पेस में भी तब्दीली आएगी। पहले आपके पास 5 बॉल थी, अब आपने उस क्योंकि एक पहले पहले निकाल चुके हुए हैं, उसको आपने वापस नहीं रखा, अब कितनी बॉल आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो क्या करेंगे, 5 - 1, तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखें, जो पहला इवेंट है उसमें उसमें आपने थोड़ी सी तब्दीली की, तो दूसरे इवेंट में फर्क आ गया, ठीक है जी। तो दूसरे इवेंट में यानी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में फर्क आ गया, इसको आप क्या बोलेंगे भाई,
डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, जिसमें दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहेंगे जी 1/2 आ जाएगी। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है इवेंट का जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी इवेंट को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी होगी, ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। तो जब ए एंड बी लिखा होगा ना, एंड वाला, क्योंकि एक्सरसाइज 12.2 में आप लोगों ने ए और बी पढ़ा था। ठीक है जी, ए और बी आप लोगों ने सीखा था, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। जब ए एंड बी लिखा होगा ना, एंड का फॉर्मूला आपने क्या इस्तेमाल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसको यहाँ पे आप इंटरसेक्शन की जगह आप एंड बी यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट का आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या थी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगी 1/12 आ जाएगी। अब इसी तरह डिपेंडेंट जो है इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एंड बी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी जी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है जी 1/2। तो 3 1 3, 5 2 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3। अब हम एक्सरसाइज 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगी जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देगी। वो स्टेटमेंट क्या है, या तो विद रिप्लेसमेंट लिखा होगा या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होगा। अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है उसको हम डिटेल से पहले समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। भाई विद रिप्लेसमेंट से मुराद क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद क्या होता है, आपके पास ना एक बैग है, और बैग के अंदर जो है टोटल 4 बाल हैं, 2 बाल जो है रेड हैं, 2 बाल जो है ब्लू हैं। ओके, आपने एक बाल निकाली। अब एक बाल निकाली, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके पास रेड बाल है, तो पहला इवेंट हो जाएगा रेड बॉल। तो नंबर ऑफ इवेंट, क्योंकि रेड बॉल हमारे पास कितनी है जी 2 है। ओके, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 2/4 है। अब आपने इसमें से एक बॉल निकाल ली है, तो टोटल बाकी कितनी रह जाएंगी आपके पास 3 रह जाएंगी। अब ये जो बॉल आपने बाहर निकाली है ना, इसको आपने वापस नहीं रखा, इसको आपने क्या किया, वापस नहीं रखा। इस प्रोसेस को आप कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले आपके पास 4 बाल थी, एक बार निकाल ली, अब कितनी रह जाएंगी 3 रह जाएंगी। अब इन 3 में से आप एक और बाल निकाल रहे हैं। अब देखिए, आपने वो पहली वाली बाल वापस नहीं रखी, इस प्रोसेस को आप कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बाल निकाली है, दूसरी एक और बाल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पहली वाली बाल को आपने वापस नहीं रखा, इसको आप कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाली स्टेटमेंट होगी तो उससे मुराद ये होगा कि आपका सैंपल स्पेस भी चेंज हो जाएगा और इवेंट भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आप एक और रेड बॉल निकाल रहे हैं और पहली वाली बॉल को वापस आपने नहीं रखा, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब देखें आपके पास टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 4 - 1 करेंगे, सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इवेंट रेड निकालने के कितने होंगे, रेड कितनी हमारे पास 2, एक पहले ही निकाल चुके हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 2 - 1, तो इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब बात समझ आ गई। अब विद रिप्लेसमेंट क्या होगा, आपके पास जी रेड बॉल है, सॉरी एक बैग है, उसके अंदर 4 बॉल है। पहली दफा आपने एक रेड बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 और 4। अब एक और रेड बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन जो पहली वाली बॉल आपने निकाली उसको वापस रखे, तो जब वापस रखेंगे तो फिर टोटल सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा 4 रहेगा और इवेंट भी आपका 2 ही रहेगा। तो ऐसा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से समझ आ गई ना। विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद ये होता है कि आपने एक बार निकाली है, एक और निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पहली वाली बाल को वापस नहीं रखा, जिससे क्या होता है सैंपल स्पेस भी चेंज होता है और इवेंट भी चेंज होता है। विदाउट विद रिप्लेसमेंट से मुराद क्या होता है कि अगर आपने एक बाल निकाली है, दूसरी बाल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पहली वाली को वापस रख के निकालना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। वो कहता है जी कि आपके पास ना एक बैग के अंदर 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर वाले कागज पड़े हुए हैं। ओके, उसमें से आपने रैंडमली नंबर निकाला है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर आपने पहला नंबर निकाला है ना, तो दूसरा निकालने के लिए आपने पहले वाले को वापस रखा है। तो कहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर जो है आपके प्राइम नंबर है, यानी कि पहला नंबर निकाला तो उसको वापस रख के एक और नंबर निकाला, तो कहता है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अब तो देखिए सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो जाएगा 10 होगा। ओके,
अब पहला फर्स्ट प्राइम नंबर, उसके इवेंट आप बना लेंगे, तो इवेंट ऑफ ए कह सकते हैं प्राइम नंबर कितने हैं जी, 1 से लेकर 10 तक, वो क्या आ जाएगा 2, 3, 5 और 7, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक नंबर है ना आपके पास, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर में से प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब देखें दूसरा एक और आप लोगों ने नंबर निकाला है, लेकिन पहले वाले को वापस रखे, तो अब क्या होगा भाई, अब जो है क्या उसकी सैंपल स्पेस में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने नंबर निकाला उसको वापस रख रहे हैं, तो सैंपल स्पेस तो आपके पास क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। अब इवेंट भी आपके पास वो कहता है कि प्राइम नंबर ही हो, तो प्राइम नंबर बी आप कह लें क्या आ सकता है, 2, 3, 5, 7, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेंगे, जब ये स्टेटमेंट लिखी होगी ना बोथ या एंड वाला, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आपने लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की क्या आ जाएगी, 4/10, यानी कि 2/5 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, 4/10, यानी कि 2/5 आ जाएगी। अब आप लोगों ने बोथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी की, दोनों की निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है जी, 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है, 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगी, 4/25 हो जाएगी, 2 2 4, 5 5 25 आ जाएगी। अब ये जो इसका दूसरा पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको आप लोगों ने डिटेल से समझना है। अब दूसरे पार्ट में कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट है ना वो इवन नंबर आना चाहिए। अब क्या होगा, अब इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, अब उसका सैंपल स्पेस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। अब जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, सेट दिया गया वो 1 से लेकर 10 तक है, तो उसमें इवन नंबर कितने हैं जी, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कि 5 ही आपके इवन नंबर हैं, और 5 ही आपके क्या है जी, ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9। इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म का सेट बनेंगे, यानी कि पहले तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन, लेकिन ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास ऑड आ जाएगा। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस होगा, टोटल आउटकम्स हो सकते हैं जो जो उनको मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। तो भाई इवन कितने हैं, 5, और इवन कितने हैं फिर दोबारा 5, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, 25, ये हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, अब सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। फिर इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड, इवन भी 5 ऑड भी 5, 25, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 25, फिर ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा, 25। अब आपका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या है जी, इवेंट उसने कहा है कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अब देखो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन, इवन को आठ से मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी क्या आता है, इवन आता है, आठ को इवन से मल्टीप्लाई करें तब भी इवन आता है। अब मिसाल देख लो भाई, देखो इवन आपके पास है जी कोई भी दो 2 है, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इवन नंबर ही आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जो है ऑड नंबर कोई भी ले लें 3 के साथ, 6 3 का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि इवन को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इवन ही आता है। यहाँ तक आपके क्या बन जाएंगे, इवेंट हो जाएंगे, ई मल्टीप्लाई बाई ई, इवन मल्टीप्लाई बाई इवन, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25, इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25, फिर ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25, तो इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 75। अब इवेंट 75, सैंपल स्पेस आपके पास क्या जी 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह लें किसकी इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 75 है और सैंपल स्पेस आपके पास 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है कि हमने इसमें करना क्या है और इसमें कौन सा वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, अक्सर बच्चे इसी में आके कंफ्यूज होंगे। तो कहता है कि एक लेटर जो है वो चूज किया गया है, वर्ड है आपके पास एक पंजाब और दूसरा वर्ड है लाहौर, यानी कि एक लेटर पंजाब से निकाला गया है, एक लेटर जो है वो किससे निकाला गया है, लाहौर से। आपने क्या बताना है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ आर वावल। तो जब ये आपके सामने स्टेटमेंट आएगी ना बोथ वाली या ए एंड बी वाली, तो आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना है जब आपके सामने बोथ या ए एंड बी वाला स्टेटमेंट आपको नजर आएगी। अब आपने क्या करना है, पहले आप जो है पंजाब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर लाहौर के से जो वावल निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो वर्ड आपके पास पहले पंजाब है, तो पंजाब में कितने वर्ड हैं जी,
PUNJAB। ओके, तो सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सैंपल स्पेस आपके पास आ गया 6। अब उसने इवेंट क्या बोला है, वो कहता है कि बोथ आर वावल। तो एक आप कह लें इसको, जो वर्ड पंजाब है उसको आप ए कह लें उसके सेट को। तो कितने वावल हैं जी, यू है और ए है पंजाब वर्ड में, ठीक है जी। तो यू और ए, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप पहले निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि पंजाब में जो वावल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2/6 नंबर ऑफ इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगी 1/3। अब वर्ड लाहौर में से भी आप वर्ड लाहौर की भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, LAHORE 1 2 3 4 5 और 6। तो सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इवेंट कितने हो जाएंगे, अब देखो 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ इवेंट बी कह लें, AOE नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 3। सैंपल स्पेस आपके पास 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कह लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, क्योंकि उसने बोला है स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है जी 1/3, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या है जी 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। जो इसका दूसरा पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट को आप लोगों ने तवज्जो से समझना है। अब वो कहता है कि जो वर्ड निकाला गया ना, वन इज कॉन्सोनेंट और अदर आर वावल। कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी कि ए जो आपके अल्फाबेट होते हैं ना, ए से लेकर जी तक, जो उसमें वावल्स होते हैं, वावल्स के अलावा जो आपके पास अल्फाबेट होते हैं उसको आप कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो वावल्स को वावल्स ही कहते हैं, उसकी आपको समझ आई है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। अब उसने ये नहीं बोला किस में से कॉन्सोनेंट लेना है, किस में से आपने वावल लेना है। अब उसने खिचड़ी बना के दे दी, आपको कह दिया कि आप सोचें कि हमने करना क्या है। वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वावल, कहता है कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो कॉन्सोनेंट आपका जो है पंजाब में से हो सकता है और वावल जो है आपके लाहौर में से हो सकते हैं। या इसका दूसरा काम क्या हो सकता है, या तो कॉन्सोनेंट आपका लाहौर से हो सकता है और वावल जो है वो पंजाब में से हो सकते हैं। यानी कि दो आपके केस बनेंगे। केस वन आप कह लें कॉन्सोनेंट फ्रॉम द पंजाब एंड वावल फ्रॉम द लाहौर। तो वही देखिए कॉन्सोनेंट जो है पंजाब में कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। और लाहौर में कितने वावल्स हैं, ए ओ और ई, यानी कि 3 हो जाएंगे। 4/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो आपका केस वन है। इसकी हम पॉसिबिलिटी डायग्राम की मदद से भी जो है इसके इवेंट लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले आप वर्टिकल लिख लेंगे जो है लाहौर के ये आपका AOE लाहौर के आप इवेंट लिख लेंगे। फिर आप लोगों ने पंजाब के इवेंट लिख लेने हैं। अब देखो इनका आप सेटअप बना लेंगे, AP पहला सेट, ये आ सकता है AN दूसरा सेट आ सकता है, AJ तीसरा आ सकता है, AB चौथा आ सकता है, ठीक है। फिर OP यानी कि एक वावल, एक जो है वो आपका कॉन्सोनेंट। OP पहला, ON तीसरा, OJ तीसरा और OB आपका क्या हो जाएगा, चौथा। फिर EP EN EJ EB, ये टोटल आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। 4/3 आपका जो एक आर्डर बन जाएगा, यानी कि 12 जो आपके इवेंट हो सकते हैं पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकते हैं, वावल फ्रॉम पंजाब और कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लाहौर। बात समझ आ गई। तो भाई पंजाब में जो है वावल कितने हैं, 1 और 2, तो लिखेंगे 2। और लाहौर में जो है कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 और 3, तो 2/3 यानी कि 6 आ जाएगा। टोटल इवेंट आपके पास 6 + 12 करेंगे तो आपके पास 18 इवेंट आ जाएंगे। इसका भी आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लें। ये आपका LHR यानी कि लाहौर के कॉन्सोनेंट और पंजाब के क्या हैं जी वावल, LULA HUHARURA, ये आपके टोटल पॉसिबिलिटी डायग्राम बन जाएगी इवेंट्स की। तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, टोटल इवेंट आपके पहले वाले केस में 12 है, दूसरे वाले केस में कितने 6 है, तो टोटल इवेंट आपके पास 18 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें दोनों में कितने नंबर हैं, पहले वाले में भी 6 हैं, दूसरे वाले में भी 6 हैं। पहले वर्ड में भी 6 लेटर हैं, दूसरे वाले में भी 6 लेटर हैं। तो 6 × 6 करेंगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह लें इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह लें, डी कह लें, क्या आ जाएगा 18/36, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। वो कहता है कि एक सिंगल डाइस को 2 दफा रोल किया गया है। आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 रोल इज मल्टीपल ऑफ 3
एंड अदर रोल इज 5। इसमें भी उसने कंफ्यूजन दे दिया। अब ये नहीं उसने बोला कि पहली दफा रोल किया तो वो मल्टीपल ऑफ 3 है, दूसरी दफा रोल किया तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये उसने नहीं कहा। अब इसमें भी दो केस बनेंगे जिसको आप लोगों ने समझना है। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, क्योंकि डाइस को दो दफा रोल किया गया है। पहली दफा के आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6, दूसरी दफा के आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6। 6/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आ गया 36। अब पहली कंडीशन क्या है जी, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले तो देखें मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो सकते हैं, जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो कितने आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए मल्टीपल ऑफ 3 कितने, एक तो आपका 3 है, दूसरा आपके पास 6 है। तो आप मल्टीपल ऑफ 3 तो आपके पास 6 आ गई, यानी कि 2 वैल्यूज आ जाएंगी। मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 5 आपके पास सिर्फ क्या है जी 1 है। मल्टीपल ऑफ 5 आपके पास 1 है। अब करेंगे हम इसका केस स्टडी, क्योंकि उसने कंफ्यूजिंग दी हुई है कि पहले वाले में मल्टीपल ऑफ 3 आना है या दूसरे वाले में, ये उसने नहीं बोला क्लैरिटी के साथ। इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हम केस 1 में हम क्या लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 जो है ना, पहली दफा जब आपने रोल किया तब 3 आया, जब दूसरी दफा रोल कर रहे हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है जी। तो टोटल कितना मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास कितनी वैल्यू है 2, और मल्टीपल ऑफ 5 कितनी है जी 1। 2/1 करेंगे तो आपके पास केस 1 में इवेंट क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अब केस 2 कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 ऑन फर्स्ट डाइस, यानी कि पहली दफा जब आपने रोल किया है, और 3 ऑन सेकंड डाइस, यानी कि जब दूसरी दफा रोल किया है। तो भाई मल्टीपल ऑफ 5 कितने इवेंट थे आपके पास 1, और मल्टीपल ऑफ 3 कितने थे 2। 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। टोटल इवेंट आपके पास कितने बार जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल 2 + 2, यानी कि इवेंट आपके पास 4 है। सैंपल स्पेस आपके पास कितना था जी 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 4/36, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1/। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब वो कहता है कि दो डाइस को रोल किया गया है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक दफा जो रोल किया गया उस पर आपका आ जाए ऑड नंबर, और दूसरी दफा जो किया उस पर आ जाए मल्टीपल ऑफ 2। अब ये नहीं बोला उसने कि पहले वाले पर मल्टीपल ऑफ 2 आना है या दूसरे वाले पर मल्टीपल ऑफ 2 आना है। इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। पहले तो आप सैंपल स्पेस निकाल लें। सैंपल स्पेस आपके कितने बनेंगे 36, क्योंकि पहली दफा रोल करेंगे सैंपल स्पेस आउटकम्स आपके पास 6 हो जाएंगे। दूसरी दफा करेंगे तो वो भी आपके 6 हो जाएंगे। 6/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका सैंपल स्पेस। जब एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें आपने देखना है कि इवन नंबर आठ नंबर कितने हैं। आठ नंबर कौन सा है 1 3 और 5। तो आठ नंबर की क्वांटिटी आपके पास कितने आ जाएगी 1 3 और 5। ये आपके पास वैल्यू आ गई 3 आ गई। और मल्टीपल ऑफ 2 से मतलब इवन नंबर ही है, वो आपका क्या आ जाएगा 2 4 और 6। वो भी आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है जी। आठ नंबर भी 3 है, और जो है मल्टीपल ऑफ 2 भी आपके पास कितने हैं जी 3 है। तो हम पहले केस 1 को डिस्कस करेंगे कि हम कह लेंगे कि आठ नंबर जो है ना फर्स्ट डाइस पर आया है, और जो मल्टीपल ऑफ 2 है वो सेकंड पे आया है। तो आठ नंबर हमारे फर्स्ट पे कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यूज है, वो हमारे पास 3 है। और मल्टीपल ऑफ 2 भी हमारे पास कितने हैं जी वो 3 है। 3/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा केस 1 में इवेंट। अब केस 2 में इवेंट देख लेंगे कि हम क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस और आठ नंबर ऑन सेकंड डाइस। तो चूंकि दोनों की क्वांटिटी 3/3 है, और 3 दोनों की क्वांटिटी 3 और 3 है, तो क्या करेंगे 3/3 इज इक्वल टू 9। तो टोटल इवेंट आपके पास क्या आ जाएंगे एन ऑफ ए कह लें 9 + 9 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। सैंपल स्पेस आपके पास क्या था जी 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 18/36, यानी कि 1/2 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि आपके पास एक ताश है, और ताश को वेल शफल यानी कि सही तरीके से मिक्स करके जो है वो एक उसका पैक आपके पास मौजूद है। उसमें से दो कार्ड निकाले गए हैं, और दो कार्ड कैसे निकाले गए हैं रैंडमली 1/1 विद रिप्लेसमेंट। यानी कि जब आपने पहला कार्ड निकाला है ना, तो दूसरा कार्ड जब आप निकाल रहे हैं तो पहले वाले कार्ड को उसमें वापस रखा है। इट मीन्स उसके सैंपल स्पेस में किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा, और उसकी इवेंट में भी किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा। कब, जब विद रिप्लेसमेंट लिखा हो, जो मैंने आपको शुरू में डिटेल से समझाया है। कहता है कि आपने क्या करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहला जो है जो आपने पता निकाला है वो हार्ट वाला है, और एंड लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एंड सेकंड इज किंग, तो दूसरा जो है वो किंग होना चाहिए। तो आपने क्या करना है पहले इवेंट निकालने हैं। हार्ट, जब एक ताश होती है, ताश के अंदर जो है ना 13 पत्ते जो है वो हार्ट वाले होते हैं, जो दिल की शक्ल के होते हैं। ठीक है। और 4 पत्ते जो है वो किसके होते हैं किंग के होते हैं, जो मैं आपको डिटेल से एक्सरसाइज 12.2 में भी समझा चुका हूँ। बाकी अदर जो है पत्ते होते हैं वो 35 टोटल होते हैं 52। अब आप क्या करेंगे, जो हार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और किंग की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा। विद रिप्लेसमेंट सारा प्रोसेस हुआ है।
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास क्या है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट हार्ट निकलने की कितनी हो जाएगी 13/52, यानी कि 1/4 आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालने की कितनी हो जाएगी 4/52, क्योंकि 4 किंग है और सैंपल स्पेस क्या क्या है जी 52, तो क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड किंग इज इक्वल टू क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट क्या है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है 1/3। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी, साथ में एक पार्ट कोई भी एक पार्ट दे दिया जाएगा। वो कहता है कि आपके पास एक ताश है जिसके टोटल पत्ते जो है वो कितने हैं 52 है 52 है। दो कार्ड इसमें से निकाले गए हैं, कैसे निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब पहला कार्ड निकाला है तो दूसरा कार्ड जब आप निकालने लगे हैं तो पहले वाले कार्ड को वापस नहीं रखा, इस तरीके से आपने निकाले हैं दोनों पत्ते। तो कहता है कि आप पार्ट 1 में कहता है कि आपने फाइंड करना है कि बोथ आर ब्लैक। तो बोथ लिखा होना है, इट मींस कि आपने एंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या है जी 52। तो आप पहला इवेंट कह लें कि पहला कार्ड जो आपने B1 निकाला है, ब्लैक वाला निकाला है, उसमें जो है ब्लैक जो आपका एक कार्ड डेक होता है ना, ताश होती है, उसमें दो कलर होते हैं। 26 जो है आपके पास रेड कलर के होते हैं और 26 ही पत्ते जो आपके पास होते हैं वो आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है जी। तो आपके ब्लैक वाले कितने हो जाएंगे, इवेंट कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। ओके, ये आपका सैंपल स्पेस, ये आपका क्या है जी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यानी कि ब्लैक 1 जो आपने पहला पता निकाला है वो क्या आ जाएगा 26/52, यानी कि पहला कार्ड जो आपने निकाला है ब्लैक वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। अब जब दूसरा कार्ड निकाला है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि ये जो आप पहले एक पत्ता निकाल चुके हैं ना B1 कह लो उसको, वो उसमें वापस नहीं रखा। तो आप क्या लिखेंगे सिंस सेकंड ब्लैक कार्ड इवेंट अकर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, सो फिर क्या होगा सैंपल स्पेस में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि पहला कार्ड आपने वापस नहीं रखा तो बाकी कितने कार्ड आ जाएंगे 51 आ जाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52 - 1। अब पत्ते कितने थे आपके ब्लैक वाले, वो आपके पास 13 थे, उसमें से भी एक की कमी हो जाएगी। तो आप नंबर ऑफ इवेंट भी क्या आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट 25 और सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे 51 हो जाएंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में भी कमी आएगी और इवेंट में भी कमी आएगी एक नंबर की, क्योंकि वो आपने वापस नहीं रखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या आ जाएगी 25/51 आ जाएगी। अब हम अपने क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड B2। ठीक है, ये B2 आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 भी निकाली हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड B2 क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय B2। दो कार्ड निकाले हैं ना, पहले वाले को आपने B1 कह दिया था, दूसरे वाले को B2 कह दिया था। तो B1 पहले पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या थी 25 और 51। तो B1 एंड B2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 25/102 आ जाएगी, 2 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो दूसरे पार्ट में कहता है कि बोथ आर क्वीन, यानी कि पहला कार्ड आपने निकाला है क्वीन का, दूसरा कार्ड भी वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दूसरा भी क्वीन ही हो, लेकिन दूसरा कार्ड कैसे निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो पहले सैंपल स्पेस तो आपके पास क्या आ जाएगा 52, क्वीन के पत्ते टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। तो Q1 आप इसको कह लें, जो पहला पत्ता निकाला है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्या आ जाएगी 4/52 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्या आ जाएगी 1/13 आ जाएगी। अब जब दूसरा पत्ता निकाला है ना उसको विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, यानी कि पहले वाले पत्ते को उसमें शामिल नहीं किया, तो आप लिखेंगे सेकंड क्वीन इवेंट अकर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैंपल स्पेस में एक की क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी, 52 - 1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगी, और क्वीन में भी एक कमी आ जाएगी, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्या आ जाएगा 3/51 आ जाएगी। तो अब आप क्या निकालेंगे बोथ की जो है प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Q एंड Q1। ठीक है, Q1 एंड Q2, इसको Q2 कह लें। तो पहले पत्ते की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे पत्ते की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2। वो Q1 आपके पास 1/3 है, Q2 आपके पास 3/57 है। तो आपके पास क्या आ जाएगी 1/221 आ जाएगी। अब तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट में कहता है बोथ आर स्पेड, यानी कि चिड़िया के पत्ते, टोटल चिड़िया के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं। सैंपल स्पेस आपके पास 52 और नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएंगे 13। स्पेड को आप कह लेंगे बी, इसको हम मैंने बी कह दिया, एस भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लें, लेकिन चूंकि सैंपल स्पेस हमने एस पहले इस्तेमाल किया हुआ है, आप क्या कह लेंगे बी। तो 13 पत्ते होते हैं और उसके स्पेड के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी 13/52, यानी कि 1/4। दूसरा पत्ता जो है विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, तो क्या करेंगे 52 में से एक माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 आ जाएगी, 52 - 1 करेंगे तो 51 आ जाएगी। तो
भाई एक पत्ता पहले निकाल चुके हैं ना, तो फिर B2 हमारे पास क्या आ जाएगा 13 माइनस 1, यानी कि दूसरा इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 यानी कि 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या आ जाएगी 12/51 आ जाएगी। अब हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड B2। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय B2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हमारे पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारे पास क्या है 12/51। तो B1 एंड B2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/17 आ जाएगी। अब फोर वाला पार्ट है, फोर वाले पार्ट में कहता है कि बोथ आर डायमंड, डायमंड के टोटल 13 पत्ते होते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे 52, नंबर ऑफ इवेंट 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इसको कह लें 13/52 आ जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 आपके पास 1/4 आ जाएगी। दूसरा पता विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, तो सैंपल स्पेस में एक कमी यानी कि 51 आ जाएगा, इवेंट में भी एक कमी यानी कि 12 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 क्या आ जाएगी 12/51 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 एंड D2 क्या आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12/51, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/17 आ जाएगी, चूंकि इसको आप कैंसिलेशन कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम वैसे ही जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन इसमें छोटा सा उसने ट्विस्ट दिया। कहता है कि सलीम ने ना ये दो पत्ते निकाले हैं 1 बाय 1 करके विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब पहला पत्ता निकाला है तो जब दूसरा पत्ता निकालने की कोशिश किया या निकाला होगा उसने, तो पहले वाले पत्ते को उसने वापस नहीं रखा। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो उसका सैंपल स्पेस भी और इवेंट भी चेंज होता है दूसरी वाले इवेंट में। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे जो मैं आपको शुरू में भी समझा चुका हूँ और सवाल के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो कहता है जी 52 कार्ड्स है, उसको वेल शफल किया गया, सही तरीके से उसको मिक्स किया गया है, कोई पत्ता दो पत्ते इकट्ठे नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट कार्ड इज जैक, पहला जो है वो जैक है, दूसरा जो है वो आपका क्वीन है। और देखिए क्या लिखा हुआ है जैक एंड क्वीन, एंड है तो एंड वाला फॉर्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वही एक ताश के अंदर कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं 4, और क्वीन कितने होते हैं 4, और बाकी कितने आ जाते हैं 44 जो अदर अदर कार्ड्स होते हैं, जिसको हमने डिस्कस नहीं करना। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब आपने जो पहला उसने क्या बोला है कि 1 इज जैक, ठीक है जी, तो इसमें उसने जो है किसी भी तरह की रिप्लेसमेंट नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या आ जाएगी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 4/52 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1/13 आ जाएगी। कहता है कि जब जैक को निकालने को किया ना, यानी कि जैक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसने विदाउट रिप्लेसमेंट किया, पहले वाले कार्ड को उसने वापस नहीं रखा। तो आप लिखेंगे सिंस सेकंड कार्ड क्वीन अकर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पहले वाले कार्ड को वापस नहीं रखा गया, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगी एक की कमी आ जाएगी, एक पत्ते की कमी आ जाएगी, यानी कि 52 माइनस 1 करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन इसके जो है इवेंट में क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, यानी कि क्वीन की, क्वीन तो हमारे पास 4 ही है, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, तो 4/51 आ जाएगी, यानी कि क्वीन आपके पास 4 है और सैंपल स्पेस 51 है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/51। अब आपका टोटल जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे एंड क्यू, यानी कि जैक एंड क्वीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक आपके पास 1/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आपके पास क्या 4/51 है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/663 आ जाएगी, यानी कि 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/60